आज हम बात करेंगे किंगडम एनिमिलिया पर कि किंगडम एनिमिलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल्स है कि नहीं है, और इसकी हम क्लासिफिकेशन पे भी थोड़ी कुछ बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं या किंगडम एनिमिलिया के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम एनिमिलिया की जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, एनिमल्स। All those organisms which are included in kingdom Animalia is known as animals. अगर हम एनिमल की एटिमोलॉजी को देख ले कि इसका वर्ड कहाँ से निकला है, सो द वर्ड एनिमल इज अ लैटिन डेरिवेटिव्स। ये कहाँ से डिराइव हो गया है, लैटिन डेरिवेटिव्स है, और उसकी जो मीनिंग है वो है सोल और ब्रीथ। Those organisms which can breathe, those organisms which can respire is known as animals. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, आमतौर पर उसकी जो खसूसियात है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पर all those organisms which have outermost covering of cell membrane, outermost covering of cell membrane, किंगडम एनिमिलिया के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी सेल्स की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होगी, वो सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लें पंजाई की तो उसमें सेल वॉल होती है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की भी सेल वॉल होती है, पंजाई की भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स की भी सेल वॉल होती है। लेकिन किंगडम एनिमिलिया के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी सेल से जो आउटर कवरिंग है वो क्या होगी, वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन हो इसको हम क्या कह सकते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो मतलब जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है लेकिन फिर भी वो एनिमल नहीं है, वो बैक्टीरिया है। तो वो कौन सा है, वो है माइकोप्लाज्म, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट का अलग एक किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोट्स। तो इसको इंक्लूड किया है कहाँ पर, किंगडम प्रोकैरियोट्स में। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स को जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन हो तो इसको कहाँ पर इंक्लूड किया है, किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किया है। अगर हम उसकी डेवलपमेंट की बात कर ले तो animals are developed from two haploid cells। एनिमल्स की अगर हम डेवलपमेंट की बात कर ले तो ये कहाँ से डेवलप होता है, ये टू हैप्लॉइड सेल से डेवलप होता है जो साइज में अनइक्वल है, अनइक्वल। मिसाल के तौर पर एक स्पर्म है तो स्पर्म भी एक हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो स्पर्म होती है, स्पर्म की भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्म, जो साइज में छोटा होता है, और दूसरी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ओवम फीमेल गेमेट है और स्पर्म मेल गेमेट है। तो एनिमल की जो डेवलपमेंट होती है टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल से होती है। स्पर्म भी एक सेल है, ओवम भी एक सेल है, दोनों सेल्स है। ठीक है, दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। अगर हमारी बॉडी की क्रोमोसोम्स को देख ले उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन स्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23। ओवम में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनइक्वल साइज्ड सेल से इवॉल्व हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दे आर मल्टीसेलुलर इन नेचर, मल्टीसेलुलर organism. Most of the organism or almost all animals are
मल्टीसेलुलर इन नेचर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी कि मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर मेड ऑफ सिंगल सेल। मिसाल के तौर पर प्लाज्मोडियम इज अ सिंगल सेल, पैरामीशियम सिंगल सेल, अमेबा सिंगल सेल, क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल है, यूग्लिना सिंगल सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स और उसकी फंक्शंस और एक सारी प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स जो एक सेल में परफॉर्म हो रहे हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिसेलुलर कह सकते हैं। और जब बहुत सारे यूनिसेल्स होते हैं, जो एक सेल होते हैं, जब ये कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन समटाइम्स यूनिसेल्स जो मतलब एक सेल्स होते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉलोनी सा बना देता है। ये मतलब एक इनकम्प्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर जो वॉलवॉक्स में होती है, वॉलवॉक्स में क्या होता है, यहाँ पर एक कॉलोनी सी बन जाती है जो ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है और उसमें बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर की एक स्पेशल केस है जिसमें बहुत सारे यूनिसेल्स एक सेल्स कंबाइन हो जाती है और फिर वो क्या बनाते हैं, एक लूज सी कॉलोनी बना देता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल की, वो क्या है, दीज आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉपिक मीन कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। और सारे किंगडम एनिमलिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं तैयार कर सकते, बिकॉज दे लेक क्लोरोफिल। लेक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब क्लोरोफिल नहीं होगी तो इसमें क्या नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो they do not use carbon dioxide and they do not use water to synthesize glucose। ये ग्लूकोज नहीं तैयार कर सकते, और जब तो ग्लूकोज तैयार नहीं करेगी तो ग्लूकोज क्या है, ये तो एनर्जी यूनिट्स है, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, उसको हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो ये जितने भी मेंबर्स है किंगडम एनिमलिया के, ये सारे क्या है, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो क्या है हमारे पास, these all are यूकेरियोटिक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। यहां पर हमने बात की है हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड सेल्स की। जब दो हैप्लॉयड सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास कौन सा सेल बन जाता है, डिप्लॉयड सेल बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक स्पर्म है, क्या है, स्पर्म। स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक हैप्लॉयड सेल है, और ये है एक ओवम। ओम की भी मैंने यहाँ पर छोटा एन लगाया है, और इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात कर लूँ तो ह्यूमन के स्पर्म में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ओम में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट। और जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और फिर ये जाइगोट जाके फिर क्या बना देता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना देता है। और वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फिर क्या होगी, वो डिप्लॉयड इन नेचर होगी। ये सेल हैप्लॉयड है, ये सेल भी हैप्लॉयड है, लेकिन ये जब दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है वो क्या है, जाइगोट। और फिर जाइगोट से हमारे पास क्या बन जाता है, पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमलिया की जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे क्या हैं, डिप्लॉयड इन नेचर हैं। फिर इसके बाद अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें, या फिर अगर हम सबसे पहले उसकी नंबर की बात कर लें, तो अबाउट 1.2 मिलियन एनिमल्स इंक्लूड है। पूरी दुनिया में अगर हम देख लें तो फिर कितने एनिमल्स हैं हमारे पास, 12 लाख एनिमल्स मौजूद है अब तक। जितने भी अगर एनिमल तादाद में इतने ज्यादा है कि मतलब 12 लाख है, तो उसको क्लासिफाई करना बनता है। तो
तो हमने इसको क्लासिफाई किया है। किस तरह क्लासिफाई किया है? पहले ज़माने में जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हो गया था, तो उस टाइम हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेनली क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स वो होते हैं, दीज आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आईज, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया की जितनी भी एनिमल्स थी उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इन एंशिएंट टाइम when microscope have not been discovered yet, we divide all animals into 2 main groups. फर्स्ट नंबर क्या था? वो हमारे पास था वर्टेब्रेट्स। वो क्या था? वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दीज आर दोज एनिमल्स विच हैव वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिसमें बैक बोन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं? वर्टेब्रेट्स कह सकते हैं। दे हैव बैक बोन प्रेजेंट। तो हमने क्या किया था पहले जमाने में? किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स थी उसको हमने क्लासिफाई किया था 2 क्लासेस में, 2 मेन कैटेगरीज में। एक कैटेगरी तो वो थी जिसमें वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिसमें बैकबोन होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वर्टेब्रेट्स कह सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसी थी जिसमें ये वर्टेब्रल कॉलम मौजूद नहीं थी, तो उसको हमने नाम दिया था क्या चीज? इनवर्टेब्रेट। These are those animals which do not have a backbone in their body, जिसमें कोई बैकबोन नहीं होता, absent. Those animals which do not have backbone is known as invertebrate animal. अब वर्टेब्रेट क्या है? फिर वर्टेब्रेट भी एक बहुत बड़ी क्लास बन गई है हमारे पास। तो फिर हमने आगे इसको क्लासिफाई किया है इनटू डिफरेंट क्लासेस में हमने किस तरह क्लासिफाई किया है इसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू फिशेस। फर्स्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्या है? फिशेस आते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्या है? एम्फीबियंस है। नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्या है? रेप्टाइल्स। नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्या आता है? बर्ड्स। एंड लास्ट वन, 5th वन जो आता है वो क्या है? मैमल्स है। तो किंगडम एनिमेलिया की जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उसको हमने कौन कौन से क्लासेस में डिवाइड किए हैं? पर फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। अगर फिशेस की हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास चाइना फिश है, सिल्वर फिश है, ग्रास फिश है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? फिशेस में आती है। फिशेस तकरीबन सबसे वर्टेब्रेट्स की सबसे बड़ी क्लास क्या है? वो कौन सी है? वो फिशेस है। उसमें 34,000 प्लस स्पीशीज आते हैं, ठीक है। तो ये वर्टेब्रेट की सबसे बड़ी क्लास है, ये बिगेस्ट क्लास ऑफ वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? वो फिशेस है, ठीक है। तो फिशेस में सबसे ज्यादा स्पीशीज इसमें मौजूद है। फिर इसके बाद क्या आता है? एम्फीबियंस आता है। और एम्फीबियंस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं? उसमें फ्रॉग होता है, इसमें टोड्स होती है, इसमें सैलमेंडर होता है, वगैरह वगैरह। फिर रेप्टाइल्स भी वर्टेब्रेट की एक बहुत बड़ी क्लास है। और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं? उसमें इंक्लूड है लेजर्ड्स, इसमें इंक्लूड है स्नेक्स। तो ये है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? बर्ड्स में कौन कौन से हैं? बर्ड में मिसाल के तौर पर पैरट्स हैं, इसमें मिसाल के तौर पर पिजन्स हैं, मिसाल के तौर पर इसके अलावा इसमें क्या होता है? स्पैरो होता है, इसमें क्रो होती है, कुआं, चिड़िया, कबूतर, तोता, ये सारी चीजें कौन से क्लास में आती हैं? बर्ड्स में। तो सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है उसमें कौन से आते हैं? वो कौन सा है? वो बर्ड्स है। तकरीबन 9000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मौजूद है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आता है वो क्या है? मैमल्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं जो यूनिक कैरेक्टर है मैमल्स की। वो क्या है? वो बच्चों को दूध देना, ठीक है। तो जितने भी मैमल्स है वो अपने बच्चों को क्या देते हैं? दूध देते हैं। और इस क्लास में हम भी इंक्लूड है, ह्यूमन भी इंक्लूड है, कैटल्स भी इंक्लूड है, रेट्स, माउस, कैंगरूज, ये सारी चीजें कौन सी क्लास में इंक्लूड है? किंगडम मैमेलिया में इंक्लूड है।
और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जहाँ पर जितने में ऑर्गेनिजम्स की मैंने नाम लिखे हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्या होती है, ट्रू वर्टेब्रल कॉलम होती है, ठीक है। और उस वर्टेब्रल कॉलम की वजह से उसको नाम दिया है किस चीज़ का, वर्टेब्रेट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टेब्रल कॉलम होती है या बैकबोन होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्टेब्रेट कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, इनवर्टेब्रेट। इसमें कोई भी वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती, इसमें कोई बैकबोन नहीं होती, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, इनवर्टेब्रेट कह सकते हैं। अब इनवर्टेब्रेट की फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की है। इनवर्टेब्रेट की हमने किस तरह क्लासिफिकेशन किया है, इनवर्टेब्रेट्स की हमने इस तरह क्लासिफिकेशन की है, जिसमें जो सबसे फर्स्ट पाइलम आता है वो कौन सा है, वो हमारे पास है पोरेफ्रंस। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, सेलेंथ्रेट्स। नेक्स्ट जो क्लास आता है वो हमारे पास क्या है, प्लेट हेलमिंथीज। नेक्स्ट जो क्लास आता है वो हमारे पास क्या है, एस्क हेलमिंथीज। नेक्स्ट जो क्लास आता है वो हमारे पास क्या है, एनिलेड्स। नेक्स्ट जो क्लास आता है वो हमारे पास क्या है, आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट जो क्लास आता है वो हमारे पास क्या है, मोलस्क्स। और नेक्स्ट जो क्लास आता है वो हमारे पास क्या है, एकाइनोडर्मेट्स। तो किंगडम एनिमिलिया की जो दूसरी सब डिवीजन थी, जो दूसरी बड़ी कैटेगरी थी, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स बनते हैं, फिर पाइन जाके फिर इसमें बनता है पाइलम पोरेफ्रंस, पाइलम सेलेंथ्रेट्स, पाइलम प्लेट हेलमिंथीज, पाइलम एस्क हेलमिंथीज, पाइलम एनालिड्स, पाइलम आर्थ्रोपोड्स, पाइलम मोलस्क, पाइलम एकिनोडर्मेट्स हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो ना इसके साथ रिलेट होते हैं और ना वर्टेब्रेट के साथ रिलेट होते हैं, तो उसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। उसको हम क्या कह सकते हैं, माइनर पाइला। माइनर पाइला में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, माइनर पाइला। क्या है, माइनर पाइला। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना वर्टेब्रेट्स की उन पाइलम में फिक्स हो रहे हैं और ना वर्टेब्रेट्स की क्लासेस में फिक्स हो रही थी, तो इसको हमने अलग पाइलम का नाम दिया है। उसको हम क्या कह सकते हैं, माइनर पाइला। और उसमें जो इंपॉर्टेंट पाइलम है वो क्या है, टीनोफोरा। ठीक है, तो ये टीनोफोरस जितने भी हैं ये हमारे पास क्या कौन से क्लास में आते हैं, कौन से पाइलम में आते हैं, माइनर पाइला में आते हैं। ठीक, तो ये यहाँ तक जितने भी हमने क्लासिफिकेशन की है वो क्या की है, हमने ग्रास कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करके फिर हमने क्लासिफाई किया था कि अगर उसमें बैकबोन मौजूद है तो वो क्या है, वर्टेब्रेट्स, और अगर उसमें बैकबोन नहीं मौजूद तो वो हमारे पास क्या है, इनवर्टेब्रेट्स। अब इनवर्टेब्रेट्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले तो इसमें क्या आते हैं, पोरेफ्रंस में स्पॉन्जेस आती है, यूप्लेक्टिला है, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सिलेंथ्रेट्स है, सिलेंथ्रेट्स में हाइड्रा आता है, पोलिप्स आती हैं। फिर इसके बाद प्लेट हेलमिंथीज है, प्लेट हेलमिंथीज में प्लेनेरिया आती है, ठीक है। फिर इसके बाद एस्क हेलमिंथीज है, एस्क हेलमिंथीज में जितने भी हेलमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, एंट्रोबीज और मिकुलेरस और ये जो एस्केरिज लम्ब्रिकार्ड, ये सारी चीजें इस चीज में आती है, इस फाइल में आती है। फिर इसके बाद एनालिड्स है, एनालिड्स में अर्थवर्म्स मौजूद हैं। फिर आते हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोड्स भी एक बहुत बड़ी क्लास है। जिस तरह हमने बात की है कि वर्टेब्रेट्स की सबसे बिगेस्ट जो क्लास है वो क्या है, क्लास पाइसेस है या क्लास फिशेस है, और इसी तरह इनवर्टेब्रेट्स की जो सबसे बड़ी पाइलम है वो कौन सी है, आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड में एक क्लास आता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लास इंसेक्टा। और इंसेक्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। मिसाल के तौर पर अगर किंगडम एनिमिलिया में 100 स्पीशीज हो, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो उसमें 70 स्पीशीज कौन से क्लास से होगी, आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट। तो क्लास इंसेक्टा में 70% एनिमल्स मौजूद हैं। कितने परसेंट एनिमल्स, 70% एनिमल्स, 70% एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन ओनली इन क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा हमारे पास इनवर्टेब्रेट की सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। और वर्टेब्रेट में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, फिशेस। जितने भी फिशेस हैं वो वर्टेब्रेट्स की सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इट फॉर्म द किंगडम एनिमिलिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कौन से पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स में। और आर्थ्रोपोड्स की जनरल जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, मॉस्किटोस हैं, हाउस फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज है, एपिमेरोप्टरन्स है, बटरफ्लाइज है, मॉथ्स है। ये सारी चीजें कौन से क्लास में रखे हैं, ये हमने आर्थ्रोपोड में रखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे जो है मोलस्क, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, इसमें स्नेल्स इंक्लूड हैं। स्नेल्स
इसमें स्लजेस इंक्लूड हैं एटसेट्रा। Along with that, इसमें जो लास्ट वन आता है वो क्या है, एकाइनोडर्मेट्स। एकाइनोडर्मेट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, उसमें इंक्लूड है हमारे पास स्टारफिश, along with that सी कोकम्बर इसमें इंक्लूड है, सी अर्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है, और ये ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो बात की है किंगडम एनिमिलिया की। फिर इसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन का बात किया है, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, तो सबसे पहले जो मेन कैटेगरी होती है वो हमारे पास क्या है, डोमेन। वो क्या है, क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो डोमेन है। फिर हमारे पास 3 डोमेन है और 5 किंगडम्स हैं। 5 किंगडम्स की हल हमने बात की थी, उसमें जो एक किंगडम है वो हमने क्या किया था, किंगडम एनिमिलिया का बताया था, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया, किंगडम के बाद क्या आता है, पाइला आता है, पाइलम। पाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशी आता है। अब स्पीशीज क्या है, क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, डोमेन, और स्पीशी क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीशी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्पीशी क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नली भी सेम हो, इंटरनली भी सेम हो, और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहा हो और अपने बच्चे पैदा कर रहे हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीशीज कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर होमोसिपियन बोथ आर एक्सटर्नली सिमिलर, बोथ आर इंटरनली सिमिलर, दे कैन इंटरब्रीड, जो एक दूसरे से इंटरब्रीड भी करते हैं और अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, स्पीशीज कह सकते हैं। फिर जो स्पीशीज एक जैसे हो, इंटर रिलेट करता हो जेनेटिकली या माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली, तो इसको हमने रखा है कौन से लेवल पर, सेम जीनस में रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जो ह्यूमन के साथ मोस्टली रिलेटेड है वो क्या है, हमारे पास चिंपैंजी है, ठीक है, गोरिल्लास है, ओरंगुटान है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन के साथ बहुत रिलेट करते हैं, तो उसको हमने क्या रखा हुआ है, इस लेवल पे रखा हुआ है। फिर जो सबसे ज्यादा जो इंटर रिलेटेड जीनस होती है उसको हमने रखा हुआ है फैमिलीज में, और जो बहुत सारे फैमिलीज इंटर रिलेट कर रहा हो तो इसको हमने रखा हुआ है किस चीज में, आर्डर में, ठीक है। और जो बहुत सारे आर्डर एक दूसरे के साथ कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहा हो, जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक हो, तो इसको हमने रखा हुआ है किस चीज में, क्लास में। और फिर अगर हम पाइलम की बात कर ले तो पाइलम में इंटर रिलेटेड क्लासेस होती हैं, जो क्लासेस एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट कर रहा हो। मिसाल के तौर पर क्रस्टेशियंस, क्लास क्रस्टेशियंस एंड क्लास इंसेक्टा, क्लास एरिक्निडा। अब इन तीनों को अगर हम देख ले, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक को हम देख ले, तो ये सारे क्या है, जॉइंटेड है। उसकी जॉइंटेड लेग्स भी होती है, जॉइंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है उसकी, तो उसको हमने एक पाइलम में रखा हुआ है, और पाइलम क्या है, पाइलम आर्थ्रोपोड है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम मुख्तलिफ पाइलम्स को, ये जितने भी पाइलम्स के मैंने नाम लिखे हैं ये सारे इसमें बैकबोन नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ये सारे क्या है, इनवर्टिब्रेट है, तो इसको हमने रखा हुआ है किस चीज में, किंगडम एनिमिलिया में, ठीक है। और फिर जो किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोट का मतलब ये है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, और राइबोसोम्स होती है, ठीक है, और सेंट्रियोल्स होती है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स व्हाई वो ऑर्गेनिजम्स कौन से क्लास में इंक्लूड करते हैं, डोमेन यूकैरियोटा में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमने बात की है वो क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स क्या होते हैं और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है।